1341 में चीनी शासक तोगुन तिमोर, क्या नाम है, तोगुन तिमोर ने एक दूत को इसके दरबार में भेजा था 1341 में, और 1342 में इसने इब्न बतूता को चीनी शासक के दरबार में भेजा। चीनी शासक के दरबार में, ठीक है। जब कभी क्रम आप इसके एक एक महत्वपूर्ण कार्यों का रखिएगा तो 1325 से शुरू करिएगा। 1325 में याद रखिए इसने दोआब में कर वृद्धि की। फिर 1327 में याद रखिए इसने राजधानी परिवर्तित किया। फिर 1329 में याद रखिए सांकेतिक मुद्रा, और फिर 1333 में इसने खुरासान और कराची अभियान, और फिर 1333 में ही दिल्ली पर अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जिसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी, काजी के पद पर नियुक्त किया। 1341 में चीनी शासक ने इसके दरबार में दूत भेजा, और 1342 में इसने इब्न बतूता को चीनी शासक के दरबार में भेजा। इसके साथ साथ इसने एक और इराक के शासक के दरबार में बिगदान नामक दूत को कहाँ भेजा था, इराक के शासक के दरबार में, इराक के, और वहां जाकर इसने एक काफी मुद्रा ले गया, और वहां जो उसके इराक के जो पवित्र मुस्लिम शहर थे उसके लिए इसने इस मुद्रा को दान दिया था, ठीक है, उसके विकास के लिए। तो बिगदान नामक या को दूत को कहाँ भेजा, इराक भेजा था, और इब्न बतूता को यह यहाँ भेजा था चीन में, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक संगीत का काफी प्रेमी व्यक्ति था, ठीक है, वह कवि हृदय का व्यक्ति था, संगीत का काफी प्रेमी था, ठीक है। उसके दरबार में कहा जाता है कि हजारों अरबी फारसी के कवि निवास करते थे। अरबी फारसी भाषा के कवि निवास करते थे। ठीक है, अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जो समस्त चीजें थी, ठीक है, इसने उपनाम क्या धारण किया था, अबुल मजाहिद, ठीक है। इसके साथ साथ इसने क्या किया था, एक शहर आदिलाबाद और जहां पनाह नगर, ये दोनों शहरों की इसने स्थापना की थी। 1351 में सिंध अभियान पर जाते वक्त, ठीक है, वहां यह भयंकर रूप से बीमार होता है और थट्टा के समीप इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं, जिसमें 34 विद्रोहों की संख्या आती है, और 34 में 27 विद्रोह अकेले दक्षिण में होते हैं, और इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है समस्त। अब देखिए 1336 में विजयनगर की स्थापना होती है, ठीक, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना होती है, और इसी समय पांड्य राज्य माबर की भी स्थापना होती है, ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ कि दक्षिण पूरी की पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया, बंगाल भी स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। तो और 1351 में सिंध की अभियान के तहत थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप एक बात और रखिएगा याद कि वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेते हैं। बहुत कई बार पूछा जा चुका है, इसको दिमाग से आप कभी ओझल मत होने दीजिएगा, ठीक है। और इसके अभियान इब्न बतूता चीन में अपने दूत को भेजना और दिनार और अदली नामक सिक्कों को जारी करना,
जहाँ पनाह नगर और आदिलाबाद की स्थापना कर। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। और एक बात और, इसका जो गयासुद्दीन तुगलक के विषय में मैंने कहा था कि एक चिश्ती संत थे निज़ामुद्दीन औलिया जो इसके विरोधी थे, और इसके शासनकाल में नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली यह सूफी संत थे जो इससे बैर भाव रखते थे, मोहम्मद बिन तुगलक से इससे अच्छे संबंध नहीं थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि निज़ामुद्दीन औलिया का किस सुल्तान के साथ द्वेषपूर्ण रिश्ते थे, या आपका नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली का किस सुल्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ और वह गयासुद्दीन तुगलक के साथ। ठीक, अब नेक्स्ट जो शासक आता है वह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका टाइम पीरियड आपको मैंने बताया 1351 से लेकर 51 से लेकर आपका 88 तक। ठीक है, ये कौन था? ये गयासुद्दीन तुगलक के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था रज्जब, जो प्रथम तुगलक का सुल्तान था। तुगलक वंश का जो प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, उसका छोटा भाई रज्जब था। यह उसी छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, यानी कि यह जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, पहली बात, रज्जब का पुत्र, रज्जब का पुत्र अमीरों और प्लस उलेमा की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उलेमा की सहायता से गद्दी प्राप्त ठीक है, जब इनकी सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की तो यह इनको खुश रखने की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर थी। ठीक है, तो यह पूरी तरीके से क्या किया, प्रशासन में शरीयत कानून को या इस्लामी कानून को लागू करने की घोषणा की। इसका पूरी की पूरी प्रशासन कैसी थी? शरीयत कानून, शरीयत के द्वारा शासित प्रशासन था। ठीक है, यानी कि यह उलेमा वर्ग को खुश रखना चाहता था। इसके साथ साथ इसने दिल्ली या सल्तनत की प्रजा को भी प्रसन्न करना चाहा, इसलिए इसने सभी करों को समाप्त कर दिया, केवल 4 कर जारी रखे। सभी करों को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके शासनकाल में सिर्फ 4 कर जारी रखे, एक जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स और चौथा खराज। ठीक है, एक नया कर इसने लगाया था, ये उसको कहते हैं हक ए सर्व। ठीक है, वो सिंचाई कर था। यही 4 कर इसके शासनकाल में लगते थे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जजिया पहली बार किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जब सिंध का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसके बाद जजिया को इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया। ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित। ठीक है, जजिया देखिए, स्त्री से, बच्चों से, भिखारी से, वृद्ध से, पागल से जजिया वसूल नहीं किया जाता था। ठीक है, यह हिंदुओं पर लगने वाला कर था। ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों को मानने वाले जो लोग थे उन पे लगने वाला कर। जकात क्या था? वह मुसलमान धर्म का जो पालन करते थे उनको उनकी अभिवृद्धि के लिए, मुसलमानों के धर्म की अभिवृद्धि के लिए जकात जो है करीब 2.5% लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद खुम्स क्या था? लूटपाट का कर था। हमने कहा कि 2 सुल्तान सल्तनत के ऐसे थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक।
जो खुम्स होता था वो उसका 1/5 भाग और 4/5 भाग। 1/5 भाग पहले क्या होता था कि शासक लेता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। सिर्फ 2 सुल्तान ऐसे थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 4/5 भाग स्वयं धार लिया और 1/5 भाग सुल्तानों को दिया। अब इसके पहले चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक था, इसलिए तुगलक के इस नियम को इसने बदल दिया और 4/5 भाग सैनिकों को दिया खुम्स का और 1/5 भाग स्वयं लिया। ठीक है। और उसके बाद खराज जो है वो भू राजस्व था। ठीक, ये 4 प्रकार के कर थे। 4 प्रकार के करों में 23 प्रकार के कर इसने समाप्त किए थे। 23 प्रकार के कर समाप्त, जिसमें चरी और घरी कर भी था, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया था। तो ये महत्वपूर्ण कार्य इसने किया। ठीक है। और मिस्र के खलीफा से 2 बार मानपत्र या अधिकार पत्र इसने प्राप्त किया। मिस्र के खलीफा से 2 बार मानपत्र प्राप्त किया। ठीक है। यही इकलौता शासक था जिसने 2 बार मानपत्र प्राप्त किया था और किसी भी सुल्तान ने 2 बार नहीं लिया, सिर्फ 1 बार ही मानपत्र प्राप्त किया, क्योंकि खलीफा की सत्ता को मान्यता देना आवश्यक था, क्योंकि एक इस्लामी धर्म या इस्लामी शरीयत के अनुसार से शासन सत्ता को संचालित करना था और इससे जो है अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग का इसको सपोर्ट मिलता रहता था खलीफा के नाम पर। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पहले कार्य इसने क्या किया, अमीरों और उलेमा की सहायता से गद्दी प्राप्त की, शरीयत के द्वारा शासित प्रशासन किया, इसने सभी करों को समाप्त किया, जजिया, जकात, खुम्स, खराज 4 प्रकार के कर इसने लिए, 23 प्रकार के करों को इसने समाप्त किया और मिस्र के खलीफा से 2 बार मानपत्र प्राप्त किया और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया आरोपित किया। ठीक है। यह एक ऐसा शासक था जिसमें शासक के गुणों का अभाव था। शासक में जो साहस होना चाहिए उसका भी इसके अंदर अभाव था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है। इसलिए यह लोगों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर चलता था। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में योग्यता को वरीयता दी और इसने क्या किया, प्रशासन में क्या किया, वंशानुगत प्रथा को लागू किया, वंशानुगत व्यवस्था लागू, यानी कि अगर कोई सैनिक, कोई सरदार उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके बेटे को उसी पद को धारित कर दिया जाता था। ठीक है। इस तरीके से वंशानुगत व्यवस्था लागू किया। इसके बारे में कहा जाता था, इसके शासनकाल के एक इतिहासकार हैं ईशामी। ठीक है, जिन्होंने तारीख़ फिरोजशाही नामक एक ग्रंथ लिखा। ईशामी के द्वारा आपके फिरोज शाह तुगलक के विषय में काफ़ी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो इसने एक लिखा कि अगर सैनिकों के कोई सैनिक वृद्ध हो जाता था तो वह अपने निरीक्षण के दौरान अपने स्थान पर अपने बेटे को, अगर बेटा नहीं है तो दामाद को, और अगर दामाद नहीं है तो गुलाम को भेज सकता है। कहाँ, निरीक्षण के दौरान। जरा सोचिए कि ऐसी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था कितने दिनों तक चलेगी। सल्तनत काल का जो पतन है वो फिरोज शाह तुगलक से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसने वंशानुगत शासन पद्धति लागू की और राजस्व के क्षेत्र में इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था कि पूरे खालसा भूमि, जो राज्य की भूमि थी, खालसा भूमि को की आय का इसने निर्धारण करवाया, वार्षिक निर्धारण करवाया। किसके द्वारा? ख्वाजा हुसामुद्दीन के द्वारा। ख्वाजा हुसामुद्दीन के द्वारा पूरे सल्तनत की, कहाँ की सल्तनत की खालसा भूमि की आय का निर्धारण किया कि कितनी आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती थी। तो ख्वाजा हुसामुद्दीन ने जो आय निर्धारित किया था कि प्रतिवर्ष 6,85,000
5000 टंका कहाँ से आय होती थी? इस खालसा भूमि से कर द्वारा जो आय प्राप्त होती थी, कितना? प्रतिवर्ष 6,85,000। किसने किया था? ख्वाजा हुशामुद्दीन ने। लेकिन इसी समय इसने एक जो प्रथा लागू की, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा यानी कि यह अधिकारियों के द्वारा नहीं, यह लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, जैसे जागीरदारी प्रथा होती है उसी तरीके से यह लोगों को भूमि दे देता था और उस पे उसका अधिकार सौंप दिया जाता था। इजारेदारी प्रथा को इसने लागू किया और ख्वाजा हिसामुद्दीन द्वारा इसने जो पूरी आय का विवरण तैयार करवाया, वह 6,85,000 टंका प्रतिवर्ष घोषित किया। ठीक है, इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने एक परोपकारी कार्य क्या किया था? किसने पूरे सल्तनत में 1200 बाग, पूरे सल्तनत का जो क्षेत्र था 1200 बाग लगवाए, ठीक है, और जिससे आय जो है 1,80,000 टंका प्रतिवर्ष आय होती थी। किससे? इस बाग से। इसके साथ साथ यह दासों का बहुत शौकीन व्यक्ति था। यह दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने बंदगान नामक विभाग, ठीक, और इस विभाग में 1,80,000 दास थे। ठीक है, इसके साथ साथ इसने 300 नगरों की स्थापना करवाई। 300 नगरों की स्थापना। इन नगरों में जो है प्रमुख नगर आपका फिरोजाबाद, एक फिरोजपुर, पंजाब में रहे फिरोजपुर के साथ साथ फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार हरियाणा में, और जौनपुर। ये महत्वपूर्ण थे, 300 नगर थे। 300 नगरों में ये महत्वपूर्ण कौन सा? देखिए, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। और जो जौनपुर नगर की स्थापना करवाई इसने, वह अपने भाई जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके याद में करवाया। ठीक है, तो जूना खां की याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई। और संयोग देखिए, इसी जौनपुर नगर में मलिकुसरवर या मलिकुसर्क नामक एक हिजड़े ने जौनपुर में कौन सी? सिराज हिंद, ठीक है, कि उसकी स्थापना की थी, जिसको सिराज हिंद यानी कि सर्की वंश की स्थापना इसने किया था। ठीक है, तो ये नगर की स्थापना करवाई। इसके साथ साथ इसने नहरों के निर्माण पर भी जोर दिया। नहरों के निर्माण में इसने यमुना से एक नहर निकलवाई थी सिरमौर तक। नहरों का प्रथम निर्माता सल्तनत काल का कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जो पहला इसका तुगलक वंश का शासक था। लेकिन इसने भी महत्वपूर्ण नहरें बनवाई, और पहला एक नहर यमुना नदी से इसने सिरमौर तक, ठीक है, और दूसरा है सतलज नदी से निकलवाई थी दीपालपुर तक, और फिर इसने हांसी और सिरसा नामक स्थान पर भी नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, यानी कि बागों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ठीक है, नगरों का निर्माण इसके शासनकाल में। और नगर जो प्रमुख थे उसकी चर्चा मैंने आपसे कर दिया। इसके साथ साथ इसने दीवाने बंदगान यानी दास विभाग की स्थापना की, और दीवाने खैरात एक महत्वपूर्ण विभाग था। दीवाने
दीवाने खैरात, या मुसलमान लड़कियों और विधवाओं की, मुसलमान लड़कियों की शादी के लिए और विधवाओं की जीवन यापन के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना कराई। और फिर एक दारुल सफा नामक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बारे में इशामी कहता है कि प्रशासन में इतनी पंगुता आ गई थी कि एक बार अपने घोड़ों को के निरीक्षण के दौरान पास कराने के लिए इसने अपने खजाने से एक टंका एक सैनिक को दिया कि जाके क्लर्क को घूस दे देना और घूस देकर अपने घोड़े को निरीक्षण के दौरान पास करवा लेना। ठीक है, ऐसे प्रशासन की जरा सोचिए जहां सुल्तान घूस देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, क्या हाल होगी उस प्रशासन की। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण कार्य इसके शासनकाल में हुआ। यह एक साहसी गुण से, जो कि इसने कोई भी सल्तनत का जो भी क्षेत्र छीन गया था, जो राज्य अलग हो गए थे, उसको कभी लाने का इसने प्रयास नहीं किया। दक्षिण भारत पूरी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था, उसको कभी लाने का प्रयास नहीं किया। इसने बंगाल और सिंध पर आक्रमण तो किया, लेकिन दोनों आक्रमण इसके असफल हो गए। ठीक है, और इसके विषय में और कोई खास चीजें, हाँ, इसने और एक कार्य किया था। इसने शसगनी नामक सोने का सिक्का और अद्धा और बिख नामक, और दूसरा क्या था, बिख नामक, इसने चांदी और तांबे मिश्रित सिक्के, चांदी प्लस तांबे मिश्रित सिक्के जारी किए। ठीक है, इसी के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहादारी नामक पुस्तक की रचना की थी। शम्स-ए सिराज अफीफ ने भी तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की, और यह खुद जो है एक विद्वान व्यक्ति था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा क्या था, फुतुहात ए फिरोज शाही, यह इसकी आत्मकथा। कोई भी दूसरा सुल्तान ऐसा नहीं था सल्तनत का जिसने अपनी आत्मकथा लिखी हो। इसी ने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम क्या था, फुतुहात ए फिरोज शाही। इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और उसके बाद 1387 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर गयासुद्दीन तुगलक, और मैंने जो क्रम लिखाया था उस क्रम के शासकों ने शासन किया, और फिर आपकी 1416 में जाकर 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के एक शासक नासिरुद्दीन महमूद हैं, जिनके समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, तैमूर लंग, दो आक्रमण आप ध्यान रखिएगा मंगोलों के। एक चंगेज खां का आक्रमण जो 1221 में, किसके शासनकाल में, आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में। एक आक्रमण जो है बलबन के शासनकाल में काफ़ी आक्रमण हुए, लेकिन 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण होता है तैमूर लंग का, जिसने यहाँ काफ़ी मारकाट मचाई दिल्ली में। और तैमूर, उस समय नासिरुद्दीन महमूद शासक था और उसका प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल था। ये दोनों भाग जाते हैं। नासिरुद्दीन महमूद भागकर गुजरात में अपनी सत्ता वहाँ पे भाग जाता है, और फिर उसके बाद उसने जो है पूरे इस क्षेत्र पर अधिकार किया। और वह फिर अपने जब तैमूर लंग समरकंद चला जाता है तो यहाँ पर खिज्र खां नामक व्यक्ति को सत्ता सौंपता है। ठीक है, मुल्तान की, लाहौर की और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपता है। यही खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक बनता है। ठीक है, तो यह आज तुगलक वंश के विषय में महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी। अब इसके बाद सैयद और लोदी वंश आते हैं। इन दोनों की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। और इसके बाद जो है सल्तनत के प्रशासन और सल्तनत की वास्तु और सल्तनत का साहित्य, ये तीन की चर्चा हम लोग करेंगे। आज
इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और कल सैटरडे है, नहीं सॉरी कल फ्राइडे है, कल भी आपकी हिस्ट्री रहेगी और परसों संभावना है कि हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे उसका। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।